हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करने वाले कंप्लीट फिजिक्स का रिवीजन। एक वीडियो में हम 100 नंबर की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इस कंप्लीट वीडियो में मैं पूरे एनडीए फिजिक्स को रिवाइज करूंगा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो प्लीज़ बने रहिए, क्योंकि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं एक ही वीडियो में आपको सारा एनडीए के फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। प्लीज़ जिसको एनडीए फिजिक्स के पूरे 100 में 100 नंबर लाने हैं तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखें। थोड़ी लंबी वीडियो होगी लेकिन एक ही वीडियो में मैं सारा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट कवर कर दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चैप्टर 1 का नाम है मेजरमेंट, मोशन एंड फोर्स। सबसे पहला टॉपिक होगा फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी उसे बोलते हैं जिसको भी आप मेजर कर सकते हो, उस चीज़ को, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल। दैट कैन बी मेजर, उसे हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। मेनली दो तरह का होगा, स्केलर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड। जैसे डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, मास, इनके पास सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड। इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। जैसे फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, ये सब क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड यानी नंबर के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। जैसे फोर्स होगा 10 न्यूटन पुश करके या पुल करके, एक्सेलरेशन होगा 50 मीटर पर सेकेंड और टुवर्ड नॉर्थ साउथ, ऐसे करके हो सकता है। मतलब इन सब क्वांटिटी के पास क्या होगा? डायरेक्शन होगा। बट स्केलर क्वांटिटी के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, मास, ऐसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे एसआई सिस्टम में, जिसे एमके सिस्टम में बोलते हैं, एसआई या एमके सिस्टम में मास को लेते हैं केजी में, लेंथ को लेते हैं मीटर में और टाइम को लेते हैं सेकंड में। सीजीएस सिस्टम में क्या करते हैं? मास को लेते हैं ग्राम में, लेंथ को लेते हैं सेंटीमीटर में और टाइम को लेते हैं सेकंड में। एफपीएस सिस्टम में मास को लेते हैं पाउंड में और लेंथ को लेते हैं फुट में और टाइम को लेते हैं सेकंड में। एमकेएस मतलब मीटर, केजी और सेकंड। सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। एफपीएस का मतलब फुट, पाउंड और सेकंड। तो इस तरह से आसानी से आप याद रख सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट फॉर ए स्मॉल डिस्टेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है। 1 सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर -2 मीटर। 1 mm का मतलब 10 की पावर -3 मीटर। 1 माइक्रोन का मतलब 10 की पावर -6 मीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब 10 की पावर -9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर -10 मीटर। 1 फर्मी का मतलब 10 की पावर -15 मीटर। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आए होते हैं, तो इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। देखिए, नेक्स्ट है यूनिट फॉर लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लाइट ईयर का यूज़ करते हैं। एक लाइट ईयर क्या होता है? जो लाइट एक साल में डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसे हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। ये किसके इक्वल होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक लाइट ईयर में इतना डिस्टेंस होता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बेसिकली सेंटर ऑफ अर्थ और सेंटर ऑफ सन के बीच का दूरी होता है, और ये किसके इक्वल होता है? लगभग 1.5 × 10⁻11 मीटर। और 1 परसेक क्या होता है? 3.08 × 10⁻16 मीटर के करीब होता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, डायमेंशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटी का हम डायमेंशन निकालना सीखेंगे। डायमेंशन में आपको याद रखना, मास के लिए कैपिटल M यूज़ करते हैं, लेंथ के लिए कैपिटल L और टाइम के लिए कैपिटल T का यूज़ किया जाता है, MLT का। जैसे एरिया का डायमेंशन निकालना था, एरिया क्या होता है? L × B, 2 बार लेंथ आ रहा है तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? L की पावर 2 हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है? LBH, इसमें 3 बार लेंथ आ रहा है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये भी तो लेंथ ही है, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा L की पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास के लिए M और वॉल्यूम के लिए क्या यूज़ करेंगे? L3। तो डेंसिटी का डायमेंशन हो जाएगा M, ये ऊपर जाएगा तो L-3 हो जाएगा डेंसिटी का डायमेंशन। अब देखिए, नेक्स्ट क्वांटिटी सब लिया हमने, इसका डायमेंशन निकाला है। स्पीड हो चाहे वेलोसिटी हो, तो ऊपर होगा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस और नीचे क्या होगा? टाइम। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए डायमेंशन क्या होगा? L, टाइम के लिए T, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा LT-1। एक्सेलरेशन है तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम होगा,
तो वेलोसिटी का क्या हो जाएगा LT-1 और टाइम के लिए हो जाएगा t, ऊपर जाएगा टाइम तो क्या आ जाएगा LT-2 हो जाएगा एक्सेलरेशन का डायमेंशन। फोर्स क्या होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन, तो मास के लिए m और एक्सेलरेशन के लिए LT-2। तो फोर्स का डायमेंशन आप रट के रखना, बाकी सब के लिए तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी फोर्स का एज सच रट के रखना काम आएगा। फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2। वर्क डन किसके इक्वल होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा MLT-2 डिस्प्लेसमेंट के लिए L, तो वर्क डन का डायमेंशन हो जाएगा ML2T-2। और उसके बाद आपको डायमेंशन निकालना प्रेशर का, तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया, फॉर्मूले याद रखना बस। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स के लिए MLT-2, एरिया के लिए L² एक L कट जाएगा तो प्रेशर का डायमेंशन आ जाएगा ML-1, ये ऊपर चला जाएगा T-2 हो जाएगा। नेक्स्ट डायमेंशन देखिए एनर्जी कोई सा भी लिख दीजिए, हाफ mv², मैंने काइनेटिक एनर्जी लिख दिया। अब इसका डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं। नंबर हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होगा, मास का डायमेंशन होगा m, वेलोसिटी का डायमेंशन होगा LT-1 और उसका स्क्वायर लगाओ तो ये हो जाएगा, ये 2 दोनों पे गिरेगा तो क्या आ जाएगा m, ये दोनों पे गिरेगा तो ये हो जाएगा L² और ये हो जाएगा T⁻², तो ये हो जाएगा एनर्जी का डायमेंशन। पावर क्या होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी वर्क डन अपॉन में टाइम, तो वर्क डन का डायमेंशन पीछे निकाला ML2T-2 और नीचे फिर से टाइम आ जाएगा तो ये हो जाएगा पावर का डायमेंशन ML2T- का ये हो जाएगा 3। उसके बाद मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास के लिए m, वेलोसिटी के लिए पीछे निकाला LT-1, तो मोमेंटम का डायमेंशन हो जाएगा MLT-1। अब नेक्स्ट डायमेंशन हम निकालेंगे टॉर्क, इम्पल्स और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का। टॉर्क होता है फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स के लिए क्या यूज़ किया था हमने MLT-2 और डिस्प्लेसमेंट के लिए L, तो टॉर्क का डायमेंशन हो जाएगा ML2T-2। इसी तरह इम्पल्स होता है फोर्स इनटू में टाइम इंटरवल, तो फोर्स के लिए क्या यूज़ किया था MLT-2 और टाइम के लिए T, तो यहाँ से क्या आ जाएगा MLT-1 हो जाएगा। और साइन थीटा कॉस थीटा इन सब का कोई डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि साइन थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, ये डायमेंशन लेस होता है यानी इसका डायमेंशन 1 होता है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं m⁻0 L⁻0 T⁻0, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होता है ये डायमेंशन लेस होता है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। देखिए नेक्स्ट 3 और देखिए मैं 20 इंपॉर्टेंट डायमेंशन सब बताऊंगा जिससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला याद रखना है फोर्स अपॉन में लेंथ, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा फोर्स का डायमेंशन MLT-2, लेंथ के लिए L, L से L कट जाएगा, सरफेस टेंशन का डायमेंशन हो जाएगा MT-2 हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन में एरिया, यानी कि जो प्रेशर का डायमेंशन होगा वही स्ट्रेस का डायमेंशन होगा। फोर्स के लिए MLT-2, एरिया के लिए L² एक L कट जाएगा, एक L ऊपर जाएगा ML-1 T-2, ये इसका डायमेंशन होगा। स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ या फिर चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, तो यहाँ पर लेंथ अपॉन लेंथ है, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम है, तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, यानी m⁻0 L⁻0 T⁻0, यानी स्ट्रेन भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, याद रखना। देखिए नेक्स्ट है रिलेटिव डेंसिटी या फिर इसे स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। ये क्या होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो अगेन ये भी क्वांटिटी क्या होगा डायमेंशन लेस, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, ये डायमेंशन लेस हो जाएगा m⁻0 L⁻0 T⁻0, यानी इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। और लास्ट डायमेंशन देख लो फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन में टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हो जाए T-1। बाकी जितनी भी क्वांटिटी हम आगे पढ़ेंगे साथ साथ उसका डायमेंशन निकालते चलेंगे, इतना डायमेंशन इस पार्ट के लिए काफ़ी है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो काफ़ी आसान सा टॉपिक है। डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय बॉडी, जो बॉडी जितना भी ट्रैवल करेगा पाथ उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। अगर कोई बॉडी ए से स्टार्ट हुआ बी गया
और फिर बी से वापस ए आ गया, ए से बी गया, अब बी से फिर से ए पर वापस आ गया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा 0, लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा। डिस्टेंस रास्ते पे डिपेंड करता है, यानी ए से बी अगर जाने का एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है, दो रास्ते हैं, तो दोनों रास्ते के लिए डिस्टेंस तो अलग अलग होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे। तो दोनों रास्ते के लिए डिस्प्लेसमेंट सेम होगा लेकिन डिस्टेंस क्या होगा अलग अलग, यानी डिस्टेंस रास्ते पर डिपेंड करता है बट डिस्प्लेसमेंट रास्ते पर डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो ज़्यादा होगा या बहुत होगा तो इक्वल होगा, कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता। जैसे देखिए अगर ए से बॉडी कोई बी पे जाएगा इस रास्ते तक, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 12 और 5 17, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 13 मीटर होगा। लेकिन इस केस में लीनियर मोशन में क्या होगा, एक बॉडी ए से बी गया है 20 मीटर, तो डिस्टेंस भी 20 मीटर होगा और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा 20 मीटर। बाकी सब केस में डिस्टेंस ज़्यादा होगा, लेकिन अगर लीनियर मोशन है, एकदम सीधे रास्ते पे मोशन है, तो क्या होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा बराबर है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा ज़्यादा या बहुत होगा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इक्वल। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी और इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की सेकेंड, तो स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना, ऊपर भी स्केलर नीचे भी स्केलर, इसलिए स्पीड क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ स्पीड में क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसके स्पीड को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे ये बॉडी हर 10 मीटर को चलने के लिए इक्वल टाइम लेता 2 सेकेंड, तो 2-2 सेकेंड लेता था, ये हो गया यूनिफॉर्म स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए बॉडी क्या हो? अनइक्वल टाइम ले। पहले 10 मीटर को ट्रैवल करने के लिए 4 सेकेंड ले रहा है, अगले 10 मीटर को ट्रैवल करने के लिए 14 सेकेंड ले रहा है, अगले 10 मीटर को चलने के लिए 50 सेकेंड लग रहा है। तो इस बॉडी का जो मोशन है वो कैसा? नॉन यूनिफॉर्म है। ऐसे स्पीड को हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन। बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रैवल करा उसे ऊपर लिख दो और जितना टाइम लग रहा है उसको नीचे लिख दो, आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। लेकिन आप ध्यान रहे कभी भी क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया रहेगा, तो टाइम नहीं दे रखा होगा, मान लो आपको टाइम की जगह दे रखा है डिस्टेंस दे रखा है और स्पीड दे रखा है और टाइम नहीं दे रखा, तो आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से टाइम निकाल लोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके आप टाइम आसानी से निकालते। जैसे मान लो आपके पास ए से बी जाने का रास्ता ये 20 मीटर है और इसको ये ट्रैवल करता है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इतना इसमें टाइम कितना लगेगा? तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हो जाएगा 20 और स्पीड हो जाएगा 10, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 सेकेंड। तो इसमें कितना टाइम लगेगा? 2 सेकेंड। तो टाइम आप इस तरह से निकाल सकते हैं। और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? स्पीड एट अ पर्टिकुलर टाइम। किसी खास टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे कार और बाइक का जो स्पीडोमीटर होता है वो जो स्पीड बताता है वो कौन सा स्पीड बताता है? इंस्टेंटेनियस, किसी इंस्टेंट पे स्पीड बताता है। देखिए नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। याद रहे वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। सेम उसी तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकालने का फॉर्मूला होता है dx/dt। यहाँ पे x क्या है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करके हम क्या करेंगे? अभी क्वेश्चन में हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे।
जैसे देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे कैसा क्वेश्चन आएगा, आपको पोजीशन दे देगा, बोलेगा फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा गया है, खास टाइम पे वेलोसिटी पूछा गया है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx/dt, और इतना डिफरेंशिएशन तो हर आदमी को आता है। इसको डिफरेंशिएट कर देना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 60, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। एट t इज इक्वल टू कितना डाल देना 1 सेकेंड, तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा 6 बन जा 6 मीटर पर सेकेंड। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के बदलने का जो रेट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। याद रखना एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना आपको। देखिए टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में आपको याद रखना है ये किसके इक्वल होगा, dv/dt। इससे क्वेश्चन बनते हैं इंस्टेंटेनियस, किसी खास टाइम पे एक्सेलरेशन निकालना होगा तो मैं वेलोसिटी को क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्वेशन ऑफ मोशन इन 1D। 3 इक्वेशन होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। याद रखना ये तीनों इक्वेशन तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट, और t क्या होता है टाइम, और s क्या होता है डिस्टेंस बोल दो, या फिर कभी कभी डिस्प्लेसमेंट का भी काम करेगा ये। नेक्स्ट देखिए इस तीनों पॉइंट का मतलब हमेशा याद रखना, काफ़ी हेल्प करेगा आपका। ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब हुआ उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। ऑब्जेक्ट कम टू रेस्ट का मतलब हुआ उसका फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। अ बॉडी ट्रैवल विद कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब हुआ अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, अब वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि एक्सेलरेशन होता क्या है, वेलोसिटी के चेंज होने का रेट है। जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट देखिए मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी। अगर कोई बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका जाता है, अगर किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ g के इक्वल। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ बन जाएगा, जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे क्या आ जाएगा, -g। और उसके जब बॉडी को नीचे ड्रॉप किया जाएगा, नीचे ड्रॉप किया जाएगा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, प्लस का g। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी ऑब्जेक्ट को 2D में इस तरह से u वेलोसिटी से कुछ एंगल बना के थ्रो करेंगे तो वो ऐसे सीधा ना जाकर इस तरह से बेटा पैराबोलिक पाथ कवर करेगा। ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये वाले डिस्टेंस को बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, और इस वाले डिस्टेंस को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, और यहाँ से यहाँ तक लगने वाले टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सबसे पहले एच मैक्स का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, और रेंज का फॉर्मूला आपको याद रखना है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट याद रखना है 2u साइन थीटा अपॉन में g। ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम हाइट कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। तो अगर मैक्सिमम हाइट पूछा जाए तो वो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन में 2g। आपसे पूछा जाए हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब ये किसके इक्वल हो जाए, मैक्सिमम वैल्यू 1 के, और साइन 2 थीटा 1 के इक्वल कब होगा, जब इसका एंगल 2 थीटा 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो थीटा कितना हो जाएगा, कितना होगा, 45। यानी आपको याद रखना है प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम रेंज कब मिलता है, जब एंगल कितना होता है, 45। यानी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाए, 45। अब ये है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि ग्राउंड पे गिरने में जो टाइम लगता है वो है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज 2u साइन थीटा अपॉन में g। इसमें एक और क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता है कि कौन से एंगल पर h मैक्स और रेंज दोनों क्या हो जाए, बराबर, वो एंगल बताओ। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जाए, दोनों को इक्वेट कर दो, यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g को इक्वेट कर दो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी से, तो जी से जी कट जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अपॉन में 2 और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा बिल्कुल लिख सकते हैं। एक साइन से एक साइन कट जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, कॉस नीचे आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या आ जाएगा tan थीटा और इधर क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो थीटा क्या आ जाएगा tan इनवर्स 4। ये आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि वो एंगल बताओ जिस पे एच मैक्स और रेंज दोनों क्या हो जाए इक्वल, तो इक्वल करके आप डायरेक्ट याद रख सकते हो वो एंगल क्या है tan इनवर्स 4। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जब कोई बॉडी सर्कुलर रास्ते पे चलता है तो लगातार सेंटर की तरफ एक फोर्स एक्ट करता रहता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv² अपॉन में r। और अगर बात हो सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की तो फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी कि v² अपॉन में r। अब देखिए नेक्स्ट है पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन। फोर्स को जोड़ने का लॉ होता है पैरेललोग्राम लॉ। तो फोर्स को आप 3 तरह से ऐड कर सकते हैं। अगर 2 फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स बहुत ही सिंपल आएगा, क्या आ जाएगा, सिंपल ऐड कर दो F1 प्लस F2। अगर 2 फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, F1 ज़्यादा में से कम को क्या कर दो माइनस। बट उसके अलावा कोई एंगल बनाकर है तो इस केस में आपको पैरेललोग्राम लॉ वाला फॉर्मूला लगाना जो कि होता है अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। ये होता है 2 फोर्स को जोड़ने का लॉ। देखिए पैरेललोग्राम लॉ को और अच्छे से समझने के लिए अगर आपको तीनों केस में आपको नेट फोर्स निकालना है तो इसमें नेट फोर्स कितना हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो 10 में से 2 क्या हो जाएगा -8 न्यूटन। ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 4 और 2 6 न्यूटन। इसमें एंगल बना कर तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, पैरेललोग्राम लॉ वाला, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस, और थीटा यहाँ पर कितना है 90। और हम सब जानते हैं कॉस 90 क्या होता है, ये 0 हो जाएगा। F1 हमारा कितना है 3 का स्क्वायर 9, F2 कितना हमारा 4 4 का स्क्वायर 16, और ये पूरा पार्ट क्या आ गया 0 अंडर रूट 25। तो आंसर क्या आ जाएगा, नेट फोर्स कितना आ जाएगा 5 न्यूटन। नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P से डिनोट करते हैं, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है लीनियर मोमेंटम, और इसकी जो SI यूनिट होगी, इसकी जो SI यूनिट होगी, मास की SI यूनिट kg या वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम की SI यूनिट होती है kg मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया यानी इनर्ट रहने की प्रॉपर्टी। फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो तब तक रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। यही है फर्स्ट लॉ कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है यानी इसका एक्सेलरेशन 0, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में तब भी उसका एक्सेलरेशन क्या होगा 0, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। जब तक एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में चलता रहेगा। यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp/dt जो होता है, मोमेंटम के चेंज होने का जो रेट होता है वो एक्सटर्नल फोर्स के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। या फिर इसका रिजल्ट याद रख लीजिए, F इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन, या फिर F इज इक्वल टू मास और एक्सेलरेशन को v माइनस यू अपॉन में t लिख देंगे। ये है सेकेंड लॉ कि फोर्स जो होगा एक्सटर्नल वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या F इज इक्वल टू ma या फिर F इज इक्वल टू m v माइनस यू अपॉन में t। ये सेकेंड लॉ को रिप्रेजेंट करता है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब भी कोई बॉडी कोलाइड करेगा तो वो बॉडी एक दूसरे पर इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, यानी कि
एफ ए बी किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ एफ बी ए, ये है न्यूटन थर्ड लॉ। यानी एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे रॉकेट प्रोपल्शन हो गया, ये सब न्यूटन थर्ड लॉ पे काम करता है। इसमें रॉकेट में होता क्या है, रॉकेट जब ऊपर जाता है तो जो एयर बर्न, जो फ्यूल बर्न होता था वो इस तरफ एक्शन करता है, उसके बदले में क्या मिलता है हमें, रिएक्शन। या फिर कभी बलून को आप क्या करेंगे, बलून को जब एयर ब्लो करके जब उसे छोड़ेंगे तो एयर का प्रेशर इधर जाएगा और बलून किधर आगे बढ़ता है। तो ये भी किसकी वजह से था, न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से। न्यूटन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि जिसका एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो, एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है। यानी इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल होता है, फाइनल मोमेंटम के। याद रहे, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब था जिस पर एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो। आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल बताता, जितना भी कोलिजन होगा वो आइसोलेटेड सिस्टम होगा। उसके बाद बुलेट और गन का जो सिस्टम है ये आइसोलेटेड सिस्टम है। और कार्ट और बॉय, जो स्केटरिंग कार्ट होता है और जो बॉय होगा जो उस पर जंप करके जो चलने लगता है वो भी कैसा होगा, वो आइसोलेटेड सिस्टम होगा, उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। और ऐसे केस में इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल होता है, फाइनल मोमेंटम के। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, m1u1 प्लस में m2u2, और फाइनल मोमेंटम कितना होगा, m1v1 प्लस में m2v2। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यानी इनिशियल मोमेंटम हमेशा किसके इक्वल होगा, फाइनल मोमेंटम के फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो सबसे पहले समझते हैं वर्क क्या होता है। जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाया जाए और वो बॉडी थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाए तो बोला जाएगा उस फोर्स ने वर्क किया। अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाया जाए और वो डिस्प्लेस नहीं हो तो उस फोर्स ने कोई भी वर्क नहीं किया था। कब बोला जाएगा किसी फोर्स ने वर्क किया, जब वो फोर्स लगने से बॉडी क्या हो, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, उस फोर्स ने क्या किया, वर्क किया। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। और वर्क डन कौन सी क्वांटिटी है, इसको बोल सकते हैं वर्क डन है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है वर्क, इसलिए वर्क डन कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और वर्क डन की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल बोल सकते हैं या फिर न्यूटन इनटू में आप बोल सकते हैं मीटर। ये वर्क डन की एसआई यूनिट है। और यहाँ पे थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा जो है, थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ वर्क। तीन तरह का वर्क होता है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐसे केस में वर्क डन क्या आता है, पॉजिटिव। इसका एग्जांपल है वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। नेगेटिव वर्क क्या होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क डन कैसा आता है, नेगेटिव। क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना बन जाता है 180 और cos 180 क्या होता है -1। इसका एग्जांपल है वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इधर लगता है और बॉडी डिस्प्लेस उधर होता है। जीरो वर्क में क्या होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एंगल 90 होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि थीटा 90 बन जाएगा। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, और थीटा जब 90 हो जाएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होगा तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जीरो, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इधर होता है, डिस्प्लेसमेंट इधर होता है। एंगल कितना बन जाएगा 90, वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। जो कूली अपने सर पे सामान लिए रहता है उसका भी जो वर्क डन होगा आगे के डायरेक्शन में वो क्या होगा, जीरो। वो चलता है इधर और बॉडी का वेट किधर लगता है, इधर, तो एंगल कितना बन जाता है 90, तो ये भी वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी पॉसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में जो रिलेशन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, k और p में रिलेशन। मोमेंटम किसके इक्वल था, p इज इक्वल टू mv, और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल, हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हम हाफ mv², इसको m से मल्टीप्लाई, m से क्या कर सकते हैं, डिवाइड। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा mv का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 2m, इसे हम लिख सकते हैं p। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा, p² अपॉन में 2m। तो आपको ये रिलेशन भी याद रखना। और p किसके इक्वल हो जाएगा, √2m
2mk, इसको भी आपको याद रखना है। ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग वर्क डन जो होता है वो किसके इक्वल होता है? डेल्टा काइनेटिक एनर्जी के, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन किसके इक्वल होता है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। वर्क डन किसके इक्वल होता है? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग वर्क डन किसके इक्वल होता है? हाफ एम कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कब होता है बॉडी के अंदर? ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, जहाँ पर के क्या होता है? फोर्स कांस्टेंट होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R। नेक्स्ट टॉपिक है पावर। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर का मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर का फॉर्मूला वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं? F वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन में टाइम। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो पावर का फॉर्मूला आ जाएगा वेलोसिटी वेक्टर फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो पावर क्या आ जाएगा? FV cos थीटा। ये हो गया। पावर की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है? वॉट। और उसके बाद किलो वॉट का मतलब क्या हो जाता है? 1000 वॉट। और मेगा वॉट का मतलब हो जाता है 10⁻⁶ वॉट। और 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वॉट। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कोलिजन। कोलिजन यानी कि टक्कर। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों का दोनों क्या होता है? कंजर्व होता है। और इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? जो नॉर्मल लाइफ का जो कोलिजन होता है, जो डेली लाइफ में कोलिजन होता है, वो इन इलास्टिक कोलिजन है। इसमें सिर्फ मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है। बाकी काइनेटिक एनर्जी इसमें कंजर्व नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी बदल जाता है। उसके बाद परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? एक बॉडी कोलाइड होने के बाद दूसरे पर चिपक जाता है, जैसे मड का कोलिजन वॉल के साथ। ये क्या हो गया? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। डेली लाइफ का जो कोलिजन होता है वो इन इलास्टिक होता है। और इलास्टिक कोलिजन जो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन होता है वो होता है इलास्टिक कोलिजन। नेक्स्ट टॉपिक आता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? पहले देखिए ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है? u1 ज़्यादा होगा, u2 कम होगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा? u1 माइनस u2। और टकराने के बाद रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा? v2 ज़्यादा होगा, v1 क्या हो जाएगा? कम, यानी कि v2 माइनस v1। तो इसका जो रेशियो होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी v2 माइनस v1 टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2, इस रेशियो को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। देखिए अब थर्ड चैप्टर हमारे पास है सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। इसमें सबसे पहला टॉपिक है सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम। 2 पार्टिकल दे रखा है, दोनों का मास दे रखा है, दोनों का कोऑर्डिनेट XY दे रखा है। तो अगर हमें सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, अगर हमें सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? m1 x1 प्लस में m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। यहाँ से x कोऑर्डिनेट निकल गया, कॉमा y कोऑर्डिनेट m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन में m1 प्लस में m2। यहाँ से क्या निकल जाएगा? y कोऑर्डिनेट। ये हो गया सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। अगर ये पॉइंट ना देकर इसका पोजीशन दे रखा हो, इसका पोजीशन r1 और इसका पोजीशन क्या दे रखा हो? r2, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा? इसका सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन आ जाएगा वो हो जाएगा m1 r1 प्लस में m2 r2 अपॉन में m1 प्लस में m2। अगर दोनों मास बराबर होगा, अगर m1 इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m हो जाए तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या हो जाएगा? mr1 प्लस mr2 अपॉन में m प्लस m क्या हो जाएगा? 2m। तो r कितना आ जाएगा? r1 प्लस r2 बाई यहाँ से आ जाएगा ओनली 2, क्योंकि m तो कट जाएगा।
नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? रोटेशनल एनालॉग होता है मास का। जो काम लीनियर मोशन में मास का होता है वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? रोटेशनल मोशन में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। यहाँ पे m मास है, r क्या है? रेडियस। तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? मास की SI यूनिट kg और रेडियस का मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? मास के लिए m, रेडियस के लिए क्या हो जाएगा? l स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का जो रोटेटिंग इफेक्ट होता है उसे हम टॉर्क बोलते हैं। जो लीनियर मोशन में काम फोर्स करता है, रोटेशनल मोशन में वही काम क्या करता है? टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क को एक और नाम से जाना जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो और टॉर्क कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी जो SI यूनिट होती है टॉर्क की वो होती है न्यूटन इनटू में मीटर। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे टॉर्क को तो टॉर्क होता है R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर के। याद रहे टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोलता है? अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल टॉर्क अगर 0 है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यानी कि जो टॉर्क होता है वो किसके इक्वल होता है? dl/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और अगर ये 0 हो जाएगा तो dl/dt क्या हो जाएगा? 0। तो L किस चीज़ का डिफरेंशिएशन 0 होता है? कांस्टेंट का। तो L क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यानी एक्सटर्नल टॉर्क अगर 0 होगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? जैसे लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू में वेलोसिटी, तो एंगुलर मोमेंटम में मास की जगह क्या हो जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो ओमेगा बढ़ेगा, या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो ओमेगा को क्या होना पड़ेगा? घटना पड़ेगा। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए नेक्स्ट है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं काइनेटिक एनर्जी का लीनियर मोशन में क्या फॉर्मूला होता है? हाफ mv²। तो रोटेशनल मोशन में हाफ की जगह हाफ रहेगा। मास का रोल प्ले करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वेलोसिटी का रोल प्ले करता है एंगुलर वेलोसिटी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ I ω²। अगर हम बात कर लें अगर हम बात कर लें रोलिंग मोशन का, तो रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग क्या आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इन लीनियर मोशन यानी कि हाफ mv², अब प्लस में काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन हाफ I ω²। ये दोनों का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। क्योंकि जब कोई बॉडी रोल करता है तो वो रोटेट भी करता है और आगे ट्रांसलेट भी करता है, इसलिए दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में सबसे पहले ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। ग्रेविटेशन का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन एनी। ग्रेविटेशन का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी इन दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में किसी भी दो मास बॉडी के बीच में जितना अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। और उसके बाद एक टर्म आता है ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी बॉडी। तो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में सिर्फ इतना फर्क है, ग्रेविटी में एक बॉडी फिक्स है कि क्या होगा? अर्थ होगा, और बाकी कोई दूसरी बॉडी हो सकता है। अर्थ और किसी बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसे हम ग्रेविटी बोलते हैं। किसी भी दो मास बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स को ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलते हैं? दो मास बॉडी है m1 m2 और उसके बीच का सेपरेशन r है, तो इसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है? F = g m1 m2 अपॉन में r²। यहाँ पर g क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी वो क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है जी की, ये होती है 6.67 × 10⁻⁻11। और इसकी यूनिट यहाँ से निकल सकती है। g = क्या हो जाएगा? FR² अपॉन में m1 m2। तो g की यूनिट क्या हो जाएगी? F के लिए न्यूटन, R के लिए मीटर स्क्वायर, मास के लिए
kg²। यूनिवर्सल कांस्टेंट इसलिए कहते हैं जी को क्योंकि इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में इतना ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। स्मॉल जी की वैल्यू हर जगह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होती है, लेकिन कैपिटल जी की वैल्यू पूरे यूनिवर्स में क्या होता है, सेम होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब हमारा अर्थ किसी बॉडी को नीचे खींचता है तो उसमें जो एक्सेलरेशन इंड्यूस होता है उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस स्मॉल जी का कैपिटल जी के साथ क्या रिलेशन होता है, g = gm/r², जहाँ पे स्मॉल जी क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल m क्या है यहाँ पे मास ऑफ अर्थ और r क्या है रेडियस ऑफ अर्थ। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी का वेरिएशन कैसे होता है हाइट के साथ। पहले समझ लीजिए, चाहे हाइट के साथ हो चाहे डेप्थ के साथ हो जी की वैल्यू घटेगी, चाहे हम ऊपर जाए चाहे नीचे जाए जी की वैल्यू घटेगी। एक बात याद रखना, हाइट के साथ वेरिएशन क्या होता है, g' = d में 1 - 2h/r। h यहाँ पे क्या हाइट, तो देखिए माइनस हो रहा है ना कुछ, तो जो g' होगा वो बिल्कुल कम होगा जी से। यहाँ भी माइनस हो रहा है तो g' क्या होगा, जी से कम ही होगा, यानी हाइट पे जाओ या डेप्थ पे जाओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से घटेगा ही। बात आती है दोनों में ज़्यादा किस में घटेगा, तो देखो यहाँ पे 2h लिखा हुआ है और यहाँ पर d लिखा हुआ है, तो ज़्यादा हाइट पे जाने पे g की वैल्यू ज़्यादा घटती है और डेप्थ में जाने पे g की वैल्यू कम घटती है, बट घटती तो ज़रूर है। ये हो गया लेस देन, है ना। उसके बाद शेप के साथ, जैसे इक्वेटर का रेडियस ज़्यादा होता है और पोल का रेडियस क्या होता है कम, और हम जानते हैं g किसके इक्वल होता है, gm/r², तो g इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। तो जहाँ पर का रेडियस कम होगा वहाँ पर का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, ज़्यादा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल क्या होगा, ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। और एक बात कर ले, अगर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पुट दे एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, डेप्थ किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस के, तो g' किसके इक्वल हो जाएगा, g इंटू में 1 - d/d, ये कट के 1 हो जाएगा, 1 - 1 क्या आ जाएगा 0, तो g' कितना आ जाएगा 0, यानी अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी क्या होती है 0, तो वहाँ पे बॉडी का वेट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होता है, वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है, और उसका फॉर्मूला था √gm/r+h। जी पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल है मास ऑफ अर्थ है, r रेडियस ऑफ अर्थ है। अर्थ का जो रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, और h जो है वो हाइट है जिस हाइट पे सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होता है जिस वेलोसिटी हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर थ्रो करेंगे तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड से ही क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, वो नीचे दोबारा वापस नहीं आएगा। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला था √2gr, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 11.6 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में अगर कोई बॉडी 11.6 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो वो कौन सी वेलोसिटी होगी, एस्केप वेलोसिटी। और एस्केप वेलोसिटी जो होता है वो √2 टाइम्स होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का। देखिए बच्चों एक नोट है, अगर हम एक साथ एक 5 kg का, एक 10 kg का, एक 0.5 ग्राम के बॉडी को नीचे एक साथ थ्रो करें तो कौन ग्राउंड पे पहले गिरेगा, तो इसका जवाब होगा तीनों का तीनों एक साथ ही ग्राउंड को हिट करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला gm/r²। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता है, तो तीनों ऑब्जेक्ट पर सेम एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, इसलिए तीनों बॉडी सेम ही टाइम पर अर्थ के सरफेस को हिट करेगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है वेट और मास। वेट क्या होता है, जो अर्थ हमारे बॉडी पर, अर्थ जब भी किसी बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेट। ये हमेशा क्या होगा, डाउनवर्ड। कोई भी बॉडी हो अर्थ उसे नीचे की तरफ खींचता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, वेट, जो कि किसके इक्वल होता है, m × में g के। और मास क्या होता है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ मैटर। तो वेट एक फोर्स होता है, मास क्या होता है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ मैटर। वेट वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वेट क्या है, एक फोर्स, और मास कौन सी क्वांटिटी है,
स्केलर क्वांटिटी। वेट की एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन, और मास की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? केजी। वेट जीरो हो सकता है, जहाँ पर जी की वैल्यू जीरो होगी, जैसे अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, तो वेट भी क्या आ जाएगा? जीरो। बट मास कैन नॉट बी जीरो। देखिए नेक्स्ट चैप्टर का नाम है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें सबसे पहला टॉपिक है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, बिल्कुल प्रेशर जैसा इसका यूनिट और डायमेंशन होता है। यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं? पास्कल। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ऊपर फोर्स और नीचे एरिया का डायमेंशन लिख देंगे। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या फिर चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। इसका कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। तो इसका जो यूनिट और डायमेंशन होगा, जो स्ट्रेस का यूनिट एंड डायमेंशन होगा, वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का होगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या बोलता है? स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट ई, जिसे हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो गया? स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। मेनली दो तरह का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, एक यंग मॉडुलस और एक बल्क मॉडुलस। यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस यानी कि फोर्स अपॉन एरिया अपॉन में स्ट्रेन यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बल्क मॉडुलस होता है अगेन स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, लेकिन कौन सा स्ट्रेन? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डेल्टा वी अपॉन में वी। और फोर्स अपॉन एरिया क्या हो जाता है? प्रेशर। तो प्रेशर वॉल्यूम अपॉन में चेंज इन वॉल्यूम, ये है बल्क मॉडुलस। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है बैरोमीटर। बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस हो जाता है बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। बॉयंसी क्या होता है? बॉयंसी या बॉयंट फोर्स क्या होता है? जब हम किसी बॉडी को लिक्विड में डालते हैं तो वेट तो नीचे लगता है और एक फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, जिसकी वजह से बॉडी हल्का फील होता है, हल्का महसूस होता है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट या फिर बॉयंसी फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है? जब किसी बॉडी को हम लिक्विड में डालते हैं तो उस पर लगने वाला अपथ्रस्ट या बायंसी फोर्स किसके इक्वल होता है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय बॉडी। वो बॉडी जितना भी लिक्विड को गिराएगा, जितना डिस्प्लेस करेगा, उसी के जितना वेट क्या होगा उस बॉडी पे अपथ्रस्ट के रूप में लगेगा ऊपर की तरफ। तो अपरेंट वेट जो हो जाएगा, जो न्यू वेट हो जाएगा बॉडी का, लिक्विड में डालने के बाद वेट कम हो जाता है, तो वो जो कम हुआ वेट या फिर नया वेट जो होगा वो एक्चुअल वेट में से अपथ्रस्ट क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि एक्चुअल वेट कहाँ लगेगा? नीचे लगेगा mg, और अपथ्रस्ट लगेगा ऊपर। तो जो नया वेट होगा एक्चुअल वेट में से अपथ्रस्ट क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसका फॉर्मूला याद रख लेना, mg इंटू में 1 माइनस का रो अपॉन में d। और जहाँ पे रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसमें बॉडी को डाला गया, और डी क्या है? डेंसिटी ऑफ बॉडी। देखिए नेक्स्ट चैप्टर का नाम है हीट एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। इसमें सबसे पहला टॉपिक है वेरियस स्केल ऑफ टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल बन जाते हैं। C अपॉन 100 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन में 100। C फॉर सेल्सियस, F फॉर डिग्री फ़ारेनहाइट और K फॉर केल्विन। इसमें अगर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन पूछे तो इसका यूज़ करना, और अगर इस दोनों में रिलेशन पूछे तो आप 100 से 100 कट कर सकते हो। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हो और उसे केल्विन में बदलना हो तो आप क्या कर सकते हो? 273 क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। केल्विन में दिया हो, डिग्री सेल्सियस में निकालना तो 273 क्या कर सकते हो? आप आसानी से माइनस कर सकते हो। उसके बाद आता है हीट। हीट क्या होता है? एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो फ्लो किधर करता है? हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट फ्लो करता है। और हीट की कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है? कैलोरी। ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। एक कैलोरी किसके इक्वल होता है? 4.18 जूल के इक्वल होता है। अप्रॉक्सीमेट लिख देते हैं हम इसको 4.2 जूल। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ये फॉर्मूला है, ये Q है यहाँ पर हीट, Q है यहाँ पे हीट, M क्या है यहाँ पे? मास, और S क्या है यहाँ पे? स्पेसिफिक हीट को S से डिनोट करते हैं, और डेल्टा T क्या है? इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो S किसके इक्वल हो जाएगा? Q अपॉन में M डेल्टा T। इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक हीट की SI यूनिट हो जाएगी आपके पास, हीट की यूनिट जूल, मास की यूनिट kg, और टेम्परेचर का पर डिग्री सेल्सियस बोल दो या फिर कल पर केल्विन बोल दो, पर डिग्री
सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस, ये इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी हीट की यूनिट जूल, मास की यूनिट केजी, और इसको लिख दो पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री केल्विन लिख सकते हैं, यह स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट टॉपिक है मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। 1 मोल के सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितना हीट देना पड़ेगा उसे हम क्या बोलेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट। इसमें हो जाएगा Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, यहाँ पे C है मोलर स्पेसिफिक, ये हो गया Q अपॉन में N डेल्टा T। Q क्या है यहाँ पे हीट, N क्या है नंबर ऑफ मोल, डेल्टा T क्या है इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो मोलर स्पेसिफिक हीट की SI यूनिट क्या हो जाएगी, इसके लिए जूल, मोल के लिए MOL और टेम्परेचर के लिए पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री केल्विन। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एक रिलेशन है Cp माइनस Cv किसके इक्वल होता है, R के। Cp क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। Cv क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Cp हमेशा क्या होता है, Cv से ज़्यादा होता है, वो किसके इक्वल होता है, Cp माइनस Cv गैस कांस्टेंट के इक्वल होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 kg सब्सटेंस। इसी 1 kg सब्सटेंस का स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक बदलने में जो हीट लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। ये क्या होता है, Q इज इक्वल टू एम एल, यहाँ पे L क्या है लेटेंट हीट, Q अपॉन में M। इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, हीट के लिए क्या हो जाएगा जूल, और केजी के लिए, मास के लिए हो जाएगा केजी, तो जूल पर केजी इसकी क्या होगी SI यूनिट।